बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। तो अभी हमारा पहला फोकस होगा लेजर वगैरह के ऊपर के लेजर्स को किस तरह से हम लोगों ने बनाना है, उसकी क्लोजिंग किस तरह से की जाएगी और वो लेजर्स की मदद से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो सबसे पहले लेजर्स की क्लोजिंग करेंगे, उसके बाद जाके ट्रायल बैलेंस को देखेंगे और ट्रायल बैलेंस की मदद से हमारे पास जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज बनाना सीखा, चैप्टर नंबर 1। उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम लोग ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को मेंटेन करना सीखा, चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा फोकस होगा कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को यूज करते हुए हम लोगों ने लेजर्स किस तरह से बनाना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज मेंटेन हुई एंड विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हम लोगों ने अपने लेजर्स को मेंटेन करना है। तो लेजर्स बेसिकली हमारे पास दो फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। एक हमारे पास आता है टी अकाउंट की फॉर्म में और दूसरा हमारे पास आता है रनिंग अकाउंट बैलेंस की फॉर्म। लेजर्स की दो टाइप्स है, टी अकाउंट एंड रनिंग अकाउंट बैलेंस। अब टी अकाउंट हम लोग नॉर्मली इस टी अकाउंट को यूज कर रहे होते हैं इस तरह से। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक आप लोग पढ़ के आए हो ना। तो ये टी अकाउंट जो हमारे पास लेजर मौजूद है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक। मींस दैट आपने एक टी बनानी है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास डेबिट साइड कहलाएगी, उसकी राइट हैंड साइड आपके पास क्रेडिट साइड कहलाएगी। इसी तरह से आपने एक कॉलम डेबिट साइड पर एक कॉलम आएगा डेट का, दूसरा आएगा डिटेल्स पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस का, तीसरा कॉलम आएगा अमाउंट का। सेम विद क्रेडिट साइड कि आप लोगों ने डेट डिटेल्स एंड अमाउंट का कॉलम बना लेना होगा और तमाम ट्रांजेक्शंस को आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। जैसे एक फॉर्मेट में इन्होंने यहाँ पर हमें बताया क्वालिटी ट्रेडर्स, और ये क्वालिटी ट्रेडर्स हमारा रिसीवेबल है। रिसीवेबल है तो बेसिकली ये एक एसेट है हमारे पास, और एसेट की नेचर क्या होती है हमारे पास, डेबिट। अच्छा, अब लेजर्स में जब हम लोग आएंगे, देखें डेबिट नेचर है तो इसने अपना ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे दिया कि इस क्वालिटी ट्रेडर्स ने एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ हमारे 5,000 रुपए देने थे, या हमने क्वालिटी ट्रेडर से 5,000 रुपए रिसीव करने थे। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद वो देखें ये फर्स्ट फैब की ट्रांजेक्शन थी। उसके बाद 6 फैब को हमने इसे मजीद क्रेडिट सेल्स की। तो जब क्रेडिट सेल्स की तो जर्नल एंट्री क्या बनती है हमारे पास, रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएगा और सेल्स। तो देखो ये रिसीवेबल ही तो है और हम लोग अभी रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम लोगों ने रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट कर दिया किसके अगेंस्ट, सेल्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर डिटेल्स में वो वाली पर्टिकुलर या डिटेल्स आप लिखेंगे जो अकाउंट इसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है। मतलब रिसीवेबल देखिए डेबिट हो गया, लेकिन इसके अगेंस्ट क्रेडिट कौन हुआ, या मतलब रिसीवेबल के डेबिट होने की रीजन क्या थी। तो हमने कहा कि सेल्स क्रेडिट हो गई। तो डिटेल्स में आप लोगों ने ये आके लिखना होता है। फिर देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये ओपनिंग था, 15 की हम लोगों ने सेल्स की हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 8 फैब को सेल्स रिटर्न हो गई। तो देखिए सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न डेबिट एंड रिसीवेबल्स क्रेडिट। अब देखो हम किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो बेटा रिसीवेबल्स की क्रेडिट साइड पर जाएंगे, लेकिन रिसीवेबल के क्रेडिट होने के लिए डेबिट कौन हुआ, तो पर्टिकुलर्स में सेल्स रिटर्न जाके लिख देंगे। बात क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे पास 8 फैब हो गया। उसके बाद 18 फैब को क्वालिटी ट्रेडर्स ने हमें एक 10,000 रुपए का चेक इशू किया। ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे इसकी, बैंक डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। अच्छा अब यहां पर देखिए रिसीवेबल्स का क्रेडिट होना, अब यहाँ पे मैं अभी बैंक का अकाउंट नहीं बना रहा,
मैं सिर्फ रिसीवेबल्स का अकाउंट बना रहा हूँ। तो आप ये देखिए रिसीवेबल डेबिट हो रहा है या रिसीवेबल क्रेडिट। अगर रिसीवेबल डेबिट हो रहा है आप डेबिट साइड पे जाके लिखो, रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड पे जाके लिखो। लेकिन क्यों डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो पर्टिकुलर्स में जाके लिख दो। अब जहां पे हमने कहा रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, तो ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। फिर 20th Feb को हमने इसको मजीद सेल्स की 8,000 रुपीज की। अब ये हमारे पास 8,000 रुपीज की सेल्स हो गई। नेक्स्ट अब सेल्स के लिए एंट्री क्या थी हमारे पास? रिसीवेबल्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो देखो रिसीवेबल्स को डेबिट किया अगेंस्ट सेल्स। नेक्स्ट क्वार्टर ट्रेडर्स ने हमें एक और चेक इशू किया 9,000 रुपीज का, तो बैंक डेबिट और रिसीवेबल्स क्वार्टर ट्रेडर्स क्रेडिट और ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो। जहां तक किसी को कोई इशू, ये लेजर्स को मेंटेन करना है और वो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने यही सब कुछ करना है कि हर किसी का अपना अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे। डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पे जाओ, क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड पे जाओ, किसकी वजह से हो रहा है तो वो पर्टिकुलर्स में जाके लिख दो। जब एट द एंड ऑफ द पीरियड जाओ तब जाकर इसकी क्लोजिंग करनी होती है। तो लेजर्स की क्लोजिंग का रूल क्या होता है कि आपने डेबिट साइड का टोटल करना है। अब देखें मैंने डेबिट साइड का टोटल किया तो मुझे इस डेबिट साइड का टोटल क्या मिला? 28,000। आपने क्रेडिट साइड का भी टोटल करना है, ये थी मेरे पास क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का टोटल किया तो मेरे पास अमाउंट क्या आ गई? 21,000। अब देखना है कि इन दोनों में से ग्रेटर टोटल कौन सा है। तो डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड्स पे जाके लिख दो, ग्रेटर टोटल दोनों साइड पे जाके लिख देना। कभी ये डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर मिलेगा, कभी क्रेडिट साइड का। तो आप लोगों ने जो ग्रेटर टोटल हो वो दोनों साइड पे लिख देना है। अब देखें इसका टोटल था कितना, हमने कितना लिखा, तो कितने का डिफरेंस है, ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। ये है इस लेजर की क्लोज। ऑलराइट, ये नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है बैलेंसिंग टी अकाउंट लेजर। अच्छा टी अकाउंट का ये था कि जब आप लोग टी अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं ना तो आप लोग ट्रांजैक्शंस को टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड कर देते हो। लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद आपको ये नहीं पता होता कि क्वालिटी ट्रेडर्स ने आपके एट दैट पॉइंट पैसे कितने देने, इस चीज का आइडिया नहीं होता। इस चीज का आइडिया उसी टाइम पर होगा जब हम लोग अपने लेजर्स को क्लोज करेंगे। और लेजर की क्लोजिंग हम लोग कब कर रहे होते हैं? एट द एंड ऑफ द पीरियड। बात समझ आई कि आप लोग सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन तो टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को ना बैलेंस का पता नहीं चल रहा होता कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके क्वालिटी ट्रेडर रिसीवेबल ने आपके कितने पैसे देने हैं। तो आपको इस बात का आइडिया नहीं हो रहा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग चले गए रनिंग अकाउंट बैलेंस की तरफ। अच्छा आप लोग अपने लेजर इस तरह से भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल होता है टी अकाउंट की फॉर्म में कि एज एन अकाउंटेंट हम लोग टी अकाउंट की फॉर्म में बना रहे होते हैं। ये जो फॉर्मेट है ना ये बैंक वाले यूज करते हैं। अगर आप में से किसी ने बैंक स्टेटमेंट देखी हो तो बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल इस फॉर्मेट में होती है कि एक डेट का कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर कि कौन डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तीसरा अमाउंट डेबिट जो हुई, चौथा कॉलम होएगा अमाउंट जो क्रेडिट हुई, और पांचवा कॉलम हमारे पास आता है बैलेंस का कि इस डेबिट या क्रेडिट के हो जाने के बाद हमारे पास बैलेंस क्या आता है। तो इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंसिंग अमाउंट का पता चल जाता है। कि आपने अगर क्वालिटी ट्रेडर्स को सेल्स की तो सेल्स करने के फौरन बाद आपसे बता दो भाई आपका बैलेंस इतना है। उसने आपको सेल्स रिटर्न की, उसने आपको चेक इशू किया, चेक आपने रिसीव किया, आप फौरन से उसको जैसे रिकॉर्ड करोगे आप उसे बता सकते हो भाई रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास इतना है। तो साथ साथ आप लोग बैलेंस भी मेंटेन करते जा रहे हैं। तो एंड पे जाकर इसकी क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बैलेंस मौजूद है। अब इसको बिल्कुल ऐसे ही कि 5 कॉलम्स आप लोगों ने बनाने हैं, डेट, डिटेल्स, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस अमाउंट। अच्छा फिर आप लोग देखिए यहाँ पर
सब अभी भी ये रिसीवेबल्स के लिए ही बन रहा है। जो ऊपर काम हम लोगों ने टी अकाउंट की फॉर्म में किया था ना, इसी काम को हम लोग जाकर रनिंग अकाउंट बैलेंस की फॉर्म में करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आता है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो आप लोगों ने बैलेंस के कॉलम में ही लिखना है। दूसरी बात, आपने क्वालिटी ट्रेडर से पैसे रिसीव करने हैं या उसको पे करने हैं? रिसीव करने हैं तो एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है तो नेचर डेबिट है या क्रेडिट है? तो इसलिए उसके साथ डेबिट लिखा हुआ है। ऑलराइट, कि ये हमारा एक डेबिट बैलेंस है, मींस दैट हमारा एसेट है। अगर इसके साथ क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ हो ना, इसका मतलब होता है वो हमारी लायबिलिटी है। पेएबल्स अगर यहां पर होता तो मैं उसके साथ सीआर लिख देता कि भाई ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। ऑलराइट, डीआर लिखने से पता चल जाता है कि ये मेरा रिसीवेबल है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखें, क्वालिटी ट्रेडर ने हमारे 5,000 रुपए देने थे, तो बैलेंस में 5,000 रुपए हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद इसके साथ क्या ट्रांजैक्शन हुई कि हमने इसको सेल्स की। आप डेट लिखोगे किस दिन की, डिटेल्स में लिखोगे कि हमने इसको सेल्स की। अब जब सेल्स कर रहे होते हो तो रिसीवेबल ने डेबिट होना है या क्रेडिट होना है? तो डेबिट कॉलम में जाके लिखोगे कि कितने की सेल्स की, 15,000 रुपए की। तो जैसे ही 15,000 रुपए की सेल्स कर दी ऑन क्रेडिट, 5,000 रुपए उसने आपके पहले देने थे, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया? तो सामने जाके 20,000 रुपए लिख दो बैलेंस में। एक ही ट्रांजेक्शन के फौरन बाद उसका बैलेंस लिख दो कि भाई इसके बाद। अब देखो, ओपनिंग भी आपके पास डेबिट था, जहां पर भी डेबिट हुआ तो डेबिट डेबिट आपस में ऐड हो जाएंगे। डेबिट डेबिट आपस में, और टोटल डेबिट कितना बन गया? 20,000 रुपीज का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में उसने आपको सेल्स रिटर्न कर दी। तो जब सेल्स रिटर्न करते हो तो रिसीवेबल डेबिट है या क्रेडिट? तो क्रेडिट कॉलम में जाओगे, कितने की सेल्स रिटर्न की? अब देखिए, ओपनिंग बैलेंस पहले डेबिट था, मतलब वो जो 20,000 है, जहां पर आपके पास आ रहा है क्रेडिट 2,000। डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाएगा? 18,000 डेबिट बैलेंस। बात समझ आ गई? कि जैसे ही उसने आपकी सेल्स रिटर्न की, तो आपसे यही कहोगे ना कि भाई अब आपने हमारे 20,000 रुपए नहीं देने, अब आपने हमारे 18,000 रुपए देने। बात समझ आ गई? उसके बाद उसने आपको एक चेक इशू किया 10,000 रुपए का, तो क्रेडिट कॉलम में जाके लिखोगे, क्योंकि बैंक डेबिट और रिसीवेबल्स, तो क्रेडिट कॉलम में लिखा 18,000 रुपए थे, उसमें से 10,000 आपको मिल गए, बाकी कितना बच गया आपके पास? 8,000। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। अब आप लोग यहां तक पहुंच गए। उससे चेक रिसीव करने के बाद आपने उसे कहा कि भाई 8,000 रुपीज है। फिर कुछ दिन के बाद दोबारा से क्रेडिट सेल्स हुई, 8,000 रुपये आपने पहले रिसीव करने थे, मजीद 8,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स हो गई, और अब आपका टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा? अब देखिए, हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस मेंटेन होता जा रहा है। आप उसे फौरन से बता सकते हो कि भाई 16,000 रुपये हो गए। टी अकाउंट में आप ये काउंट नहीं कर सकते। टी अकाउंट में बैलेंस बताने के लिए आपको टी अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। और टी अकाउंट आप कब क्लोज करते हो? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब आप ऐसा नहीं है कि हर रोज बैठे हो टी अकाउंट को क्लोज करने लगे, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। इसी वजह से रनिंग अकाउंट बैलेंस को यूज किया जाता है। आई होप कि आपको इसको पर्पस का पता चल गया है। अब 16,000 रुपये उसने देने थे, उसने हमें कितने का चेक इशू किया, तो बाकी रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया? और यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे कही थी कि रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास कितना होगा? 7,000। ऑलराइट, आई होप कि आपको टी अकाउंट्स वगैरह समझ आ गए हैं, लेजर्स की समझ आ गई है। चले, अब ये जो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है, लेजर्स सॉर्टेड रिकॉर्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, मतलब लेजर्स बनाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का होना जरूरी है। देन इज पोस्टेड टू, तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग प्रोसेस। कि जब आप लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर्स में अमाउंट्स की पोस्टिंग करते हैं ना, तो
तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कि हम लोग पोस्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग अमाउंट्स फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज टू लेजर्स इज कॉल्ड पोस्टिंग। अब ये आपके पास एक आपका एमसीक्यूज है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। अब accounts are kept together in a ledger. A ledger is a collection of related accounts. अब बेसिकली लेजर्स हैं क्या कि आपने अपनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से रेलिवेंट जो जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया और उन सबको सेपरेटली जाके रिकॉर्ड किया। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स आपके पास आते हैं ना, उन्हें कहा जाता है लेजर्स। ऑलराइट, जैसे पहले हम लोगों ने कहा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, अब उसमें 6 बुक शामिल थी, तो वो सारी की सारी बुक्स मिलकर कहलाती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। उनकी मदद से जब हम लोग किसी भी अपने रिसीवेबल्स के, अपने पेएबल्स के, अपने एसेट्स के, अपनी लायबिलिटीज के और इनकम्स के, एक्सपेंसेस के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो उन तमाम अकाउंट्स को हम लोग कहते हैं हमारे लेजर्स हैं। ऑलराइट, अब लेजर को बनाने की 2 टाइप्स थी। द 2 मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट्स आर टी अकाउंट एंड रनिंग अकाउंट बैलेंस। अब ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टी अकाउंट में कहता है अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एन अकाउंट इज वाइडली यूज्ड इन स्टडीज, एग्जाम्स एंड वर्किंग। डेबिट ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड ऑन विद रेफरेंस टू द अकाउंट ऑफ। ये बात समझ आ गई? अब देखिए कि रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, तो डेबिट होने के लिए उसके अगेंस्ट क्रेडिट कौन हुआ? हमने कहा सेल्स हुई, तो रेफरेंस में सेल्स आ जाएंगी। बात क्लियर? एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड ऑन विद रेफरेंस टू एन अकाउंट ऑफ, क्योंकि ये खुद तो क्रेडिट हो रहा है, तो हमने बताना होता है कि इसके अगेंस्ट डेबिट कौन हुआ। ऑलराइट, और ये आपके पास आ गया। फिर आपके पास आता है बैलेंसिंग टी अकाउंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने टोटल बोथ साइड्स ऑफ द टी अकाउंट एंड फाइंड द, अभी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, दोनों साइड का टोटल 28 फर्स्ट साइड का, क्रेडिट साइड का, इनमें से लार्जर को फाइंड किया एंड द लार्जर इज 28। फिर पुट द लार्जर टोटल इन टोटल बॉक्स ऑन द एंड, अब वही लार्जर टोटल ही हम लोगों ने दोनों साइड्स पे जाके पुट किया 28। फिर क्या करना है? इंसर्ट अ बैलेंसिंग फिगर टू द साइड ऑफ द अकाउंट विच डज नॉट करंटली एड अप टू अमाउंट इन द टोटल बॉक्स। कॉल दिस बैलेंस फिगर एज बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड या बैलेंस कैरीड डाउन। हम लोग कैरीड डाउन का वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, वैसे कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ओपनिंग को ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा जाता है, तो फिर उसको ब्रॉड डाउन नहीं लिखना। ओके, ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन, कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन, ये इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? तो हम लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया कि हमने देखा कि यहाँ पे 28 आया टोटल में, तो 21 इसका टोटल खुद से बन रहा है, तो इसमें मजीद क्या ऐड करूं कि ये 28 हो जाए 7, वो क्या कहलाएगा? बैलेंस कैरी डाउन। और यही बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। कैरी द बैलेंस डाउन डायगोनली एंड कॉल इट एज। अब देखो, अगर बैलेंस कैरी डाउन है क्रेडिट साइड पर, तो यही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस जब बनेगा तो कौन सी साइड पर जाएगा? डेबिट साइड। तो देखो ये डायगोनल नहीं बन गया, तो कहता है डायगोनली लेकर जाना है कि अगर आपके पास क्लोजिंग डेबिट साइड पर हो तो ओपनिंग क्रेडिट साइड पे जाएगी, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर हो तो ओपनिंग डेबिट साइड पर जाएगी। क्लियर? अब देखो क्लोजिंग कौन सी साइड पर थी, तो यही ओपनिंग जब बनेगा तो डेबिट साइड पर आ जाएगा। बात क्लियर?
कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड कहते हैं या फिर इसको ब्रॉड डाउन। फिर रनिंग अकाउंट बैलेंस हमारे पास आ गया, ये बात आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास लेजर्स की 3 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज, वो हमारे पास फॉर्मेट्स थे लेजर्स के, कि आपने इसको मेंटेन जब करना हो तो या तो करेंगे टी अकाउंट की फॉर्म में या करेंगे रनिंग अकाउंट बैलेंस की फॉर्म में। लेजर्स की 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज रिसीवेबल लेजर्स, सेकंड वन इज, एंड द थर्ड वन इज जर्नल और मेन लेजर। अब रिसीवेबल लेजर, देखिए भाई नाम से जाहिर है रिसीवेबल लेजर है, तो क्या आपने क्रेडिटर्स लिखूंगा? नहीं, क्या लिखने चाहिए? क्या लिखने चाहिए? डेटर्स रिसीवेबल लिखने चाहिए। कौन से डेटर, कौन से रिसीवेबल? जब मुझसे कैश सेल्स करके गए, नहीं तो फिर वो तो रिसीवेबल ही नहीं है जो मुझसे कैश सेल्स करके गए हैं। मतलब मैंने यहाँ पर अपने कस्टमर्स की नहीं बात की, मैंने जस्ट रिसीवेबल्स की बात की। मतलब उन तमाम कस्टमर्स का इंडिविजुअल अकाउंट जिनको आपने क्रेडिट सेल्स की है, उन तमाम कस्टमर्स का इंडिविजुअल अकाउंट मर्ज नहीं करके लिख देना। मतलब आपका, आपके रिसीवेबल 10 20 50 100 कुछ भी हो सकते हैं, बिजनेस के नेचर के मुताबिक उतने ही अकाउंट्स बनेंगे। मतलब रिसीवेबल मिस्टर ए का अकाउंट अलग, रिसीवेबल मिस्टर बी का अकाउंट अलग, रिसीवेबल मिस्टर सी का अकाउंट अलग, वो सारे के सारे आपके रिसीवेबल लेजर्स का पार्ट बन। बात क्लियर? अलग अलग इंडिविजुअल सेपरेटली। रिसीवेबल लेजर हेडिंग देंगे कि मतलब लेजर से मुराद होता है कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स। ऑलराइट, लेजर से वर्ड मुराद है कलेक्शन ऑफ। और अब इसमें कौन से अकाउंट? हमने कहा हमारे रिसीवेबल्स के। अब हर रिसीवेबल का अलग अलग अकाउंट उसमें मौजूद होगा। मतलब ऐसे समझे, रिसीवेबल लेजर एक कमरा है, एक रूम है, इस रूम में कौन से स्टूडेंट आएंगे जो इस टाइम पे मुझसे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, और जो मुझसे इस टाइम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे वो किसी और रूम में जाएंगे जो उससे रेलिवेंट जो भी हमारा लेक्चर चल रहा होगा वो वहां पे पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर आए तो लाजिम बात है अब हर किसी ने अकाउंटिंग पढ़नी है। गॉट इट? तो ऐसे समझिए जैसे रिसीवेबल लेजर ये एक रूम है जो कहता है भाई सारे रिसीवेबल इधर आ जाओ। जैसे आपको कहा गया था कि भाई आप अगर इस बैच से हैं, ये आपकी क्लास है, तो आप इस रूम में चले जाएं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या हर किसी की सीट तो अलग अलग थी ना? तो जब रिसीवेबल्स आ जाएंगे, हर रिसीवेबल को रिकॉर्ड सेपरेटली करना है। मिस्टर ए को बी के साथ और सी के साथ मर्ज नहीं करते हैं। ऑल राइट, बात समझ आ गई? मिस्टर ए बी सी डी अप टू जी जितने भी रिसीवेबल्स हैं, हर किसी के टी अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे और इन सब को कलेक्टिवली कहा जाएगा रिसीवेबल लेजर्स। बात समझ आ गई? अच्छा, तो अब देखो, इट कंटेन्स ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट। और कौन से कस्टमर्स? टू whom we sell inventory means goods on credit। कहते हैं it is also called as sales ledger and customers। बहुत से आपके एग्जाम्स के अंदर ना इस किस्म के नेम यूज किए जाते हैं, तो एक तो इसको हाईलाइट करें और आपने इनके नेम सिर्फ, अब आप लोगों को रिसीवेबल लेजर याद होता है, एग्जाम में वो रिसीवेबल लेजर का वर्ड नहीं यूज करता, एग्जाम में वो वर्ड यूज कर देता है सेल्स लेजर का, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज सेल्स लेजर। सेल्स लेजर या कस्टमर लेजर। तो बताएं फिर पेएबल लेजर में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? अपने तमाम तर सप्लायर्स जिनसे हम लोगों ने गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज की है। ऑलराइट, मतलब कैश सप्लायर नहीं आएंगे, ऐसे तमाम सप्लायर जिनसे हम लोगों ने गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज की हैं। इट कंटेन्स ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट फ्रॉम whom we purchase inventory on credit, और इट इज ऑल्सो नोन एज परचेज लेजर और सप्लायर्स लेजर। रिसीवेबल लेजर को कहते हैं सेल्स लेजर या
कस्टमर लेजर्स, और हमारे पास पेएबल लेजर्स को कहा जाता है परचेज लेजर या सप्लायर्स लेजर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, जर्नल और मेन लेजर्स। और रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर के अलावा बाकी जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे मेन लेजर्स का पार्ट बन जाते हैं। जर्नल लेजर, मेन लेजर्स या नॉमिनल लेजर्स। अब इसमें आपकी सेल्स का अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेजेस का अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट्स, आपकी अदर इनकम्स के अकाउंट्स, मतलब रिसीवेबल्स और पेएबल्स के अलावा कोई भी दूसरा अकाउंट है ना, वो सारे का सारा जर्नल लेजर का पार्ट बनता है। गॉट इट? बात समझ आ गई सब बच्चों को? तीनों लेजर्स की टाइप में किसी को कोई इशू? अब इन लेजर्स में से हम लोगों ने लेजर्स की टाइप्स देख ली, उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं इनके पोस्टिंग रूल्स, जो कि आपको डायरेक्ट कभी भी नहीं समझ आएंगे। तो इन पोस्टिंग रूल्स को समझने के लिए हम लोग चलेंगे अपनी एग्जांपल्स के ऊपर। और ये वही एग्जांपल है जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व की थी। बिजनेस ट्रांजैक्शन वहां से गिवन है, उसकी मदद से आपने जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, ये देखें, ये हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाई थी इसकी, अदील ट्रेडर्स की। सेम वही बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज उठाकर इसने हमें यहाँ पर दे दी है। ये वही बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं जो प्रीवियस चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों ने सॉल्व की थी। और आज पर्पस क्या है हमारा, कि हमने इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को यूज करते हुए प्रिपेयर करना है रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स, assuming that Adil Traders maintains separate accounts for, आप देखें सेटलमेंट डिस्काउंट्स के लिए आप लोगों के पास दो ऑप्शंस थे कि अगर डिस्काउंट अलाउड है तो या तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाओ या सेल्स में से कम कर दो। इसने कह दिया है कि सेल्स में से कम ना कर, डिस्काउंट अलाउड का अलग से अकाउंट बना। ऑलराइट, और दूसरी बात, जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हो तब भी दो ऑप्शन थे कि या तो डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाओ या परचेजेस को कम कर दो। ऑलराइट, मना किया इसने। इसने कहा कि परचेजेस को कम नहीं करना, डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग से अकाउंट बनाना, और फिर इन डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाकर हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। फिर कहते हैं एंड डिडक्ट द डिस्काउंट फ्रॉम रेवेन्यू एंड परचेजेस इन, तो लेजर्स में करने की जरूरत नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके करेंगे। तब आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना है, ना के सेल्स एंड परचेसेस। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, ये है आपके पास तमाम तर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को हम लोगों ने किस तरह से जाकर लेजर्स के अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तो उसके लिए हमने कहा कि 3 किस्म के लेजर्स आएंगे, रिसीवेबल लेजर्स, पेएबल लेजर्स एंड जर्नल लेजर। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है और एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चीजें आपको समझ ना आई तो आपको नेक्स्ट कभी भी अकाउंटिंग नहीं समझ आने। मतलब पहला स्टेप ही अगर आपने गलत उठा लिया ना, तो समझ लेना कि आगे सब कुछ गलत होने वाला है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि आपका सारे का सारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है और फिर आपके 0 मार्क्स होते हैं। और इन फ्यूचर भी आप लोगों की बड़ी हेल्प करेगा। जब हम लोग FR 1 में होंगे तो हर ट्रांजैक्शन के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम टी अकाउंट बना लिया करते हैं, क्योंकि उससे चीजें बहुत आसानी से हमें समझ आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।